नैनीताल में शादियों की सीजन में यातायात व्यवस्था को लेकर एसएसपी सख्त। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया तो होगी कार्रवाई। बारात की लंबाई 200 मीटर तक रखने की निर्देश। प्रदेश की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए फॉरेस्ट लैंड विवाद सुलझा। 2026 सत्र से यूनिवर्सिटी शुरू होने का रास्ता साफ। खेल मंत्री रेखा आर्य ने दी जानकारी। देहरादून में एबीवीपी का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस स्वामीनाथ ने किया शुभारंभ। कहा कि देश को ऊर्जावान युवाओं की जरूरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ राहुल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां प्रदेश की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करने में बाधा बन रहे फॉरेस्ट लैंड का मामला आखिरकार सुलझ गया है। वन विभाग द्वारा जमीन देने पर सैद्धांतिक सहमति यहां पर बनने के बाद अब 2026 सत्र से यूनिवर्सिटी शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को विभागीय समीक्षा बैठक के बाद बताया कि ये फाइल पहले 2-3 बार वन विभाग से लौटी थी, लेकिन अब दोनों विभागों में सहमति बन गई है। उन्होंने अधिकारियों को विश्वविद्यालय के पदों से सृजन की प्रक्रिया तेज करने पर भी यहां पर निर्देश दिए। खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस समीक्षा बैठक में जो हम लोगों का संकल्प था कि खेल विश्वविद्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई को हम लोग तेजी में करें, तो उसको लेकर आज परीक्षण किया गया। और आप बताते हुए हर्ष हो रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चाहे वो भारत सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार में हो, एक सैद्धांतिक सहमति बन गई है। भूमि का हस्तांतरण दिए जाने के लिए सहमति। पुरेला के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने क्षेत्र के विकास और जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। विधायक ने बताया कि जनता से मिले फीडबैक के आधार पर उन्होंने जमीनी हकीकत सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखी है। मुख्यमंत्री की पहले की कई घोषणाएं अब पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी हो गया है, जबकि कुछ काम प्रगति पर है। यहाँ पर धीमी गति वाले कार्यों को तेज करने का आग्रह भी यहां पर किया गया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि विधायक ने बताया कि क्षेत्र के कई मरीज गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और बड़े शहरों के अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, जहां आयुष्मान योजना लागू है और वहां राहत मिल रही है, लेकिन अन्य अस्पतालों में मरीजों की आर्थिक परेशानी का यहां पर सामना करना पड़ा है। उन्होंने ऐसे जरूरतमंद मरीजों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष और विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इसी संबंध में मिला था कि क्षेत्र में 1-1.5 महीने से कंटिन्यू पब्लिक के बीच में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो माननीय जब मुख्यमंत्री जी बने थे तो उन्होंने कई सारी घोषणा कर रखी थी और उन घोषणाओं में से कुछ के जो हमने लोकार्पण करवाने उसके वो भी गए। अभी कुछ के जो है कार्य गतिमान है, उनके जो है गति देने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को से अनुरोध किया, तो उन्होंने विशेष करके पॉजिटिवली उसको जो है जो कार्य। देहरादून के परेड ग्राउंड में भगवान बिरसा मुंडा नगर में चल रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में संगठन ने यहां पर अपनी सदस्यता का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस साल 76,98,448 सदस्य बनाए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 18 लाख अधिक है। राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि पिछले वर्ष ये संख्या 36,000 थी। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी में अभिवीप के मौजूद संगठन और छात्र के भरोसे के साथ ही राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर बढ़ते हुए झुकाव का संकेत इसे माना जा रहा है। अधिवेशन में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं
का स्वागत करते हुए कहा कि देहरादून के लिए ये गौरव की बात है और इस आयोजन को छात्र के कुंभ जैसा भव्य संगम इसे बताया है। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां नैनीताल में एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने शादी और अन्य आयोजन में यहां पर रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर सख्त प्रतिबंध के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में एसपी डॉक्टर जगदीश चंद्रा और सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने बैंकेट हॉल और डीजे संचालकों की बैठक कर नियमों की जानकारी दी है और बड़े पहिए वाले लाइटिंग झालर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे और इस जबकि आपको बता दें कि हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले झालर की अनुमति यहां पर योग्य हुई है। बारात की लंबाई स्थल गेट के से यहां पर अधिकतम 200 मीटर तक रखने और हाई बेस डीजे के उपयोग पर पूर्णतः रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि छात्रों की पढ़ाई और स्थानीय लोगों की शांति को ध्यान में रखते हुए नियमों के उल्लंघन पर डीजे जब्त करने तक की कार्रवाई होगी। बैठक में पुलिस अधिकारी और बैंकेट हॉल व डीजे स्वामी मौजूद रहे। बारातों का सीजन शुरू हो चुका है और पूरे जनपद में विशेषकर हल्द्वानी में बारातें काफी संख्या में हैं। इस कारण से रोजाना सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के द्वारा सभी अधिकारियों की मीटिंग ली गई थी और उसमें कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज उसी क्रम में हल्द्वानी में डीजे ओनर्स, जो बैंकेट हॉल के ओनर्स हैं, लाइट और बैंड वालों के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तराखंड के स्कूलों में बीते दिन वंदे मातरम का गायन यहां पर किया गया, लेकिन कुछ मुसलमान मौलानाओं और मुस्लिम स्कॉलर्स ने इसको इस्लाम के विरुद्ध कहा। इसके लिए जवाब में बीजेपी ने इसे छोटी मानसिकता बताया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शामून कासमी ने यहाँ पर कहा है कि वंदे मातरम आज़ादी की लड़ाई के वक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने गाया और देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर किए, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसमें माँ की ही तारीफ की गई है और हर धर्म आखिर माँ की इज्जत करने को सिखाता है। और उन्होंने कहा है कि जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे पहले ही सही मायने में यहाँ पर अपना ज्ञान वर्धन करें। उत्तराखंड राज्य और उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार द्वारा प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन का ऑर्डर करना ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने वंदे मातरम के गीत को गाकर और वंदे मातरम कहकर के अपने जानों का बलिदान दिया और देश। खबर खटीमा उधमनगर से सिंहनगर से है, जहां पर तहसील परिसर में अनाधिकृत रूप से बने अधिवक्ताओं के चैम्बर पर यहां पर उप जिला अधिकारी तुषार सैनी ने निरीक्षण किया और सभी अवैध चैम्बर्स के हटाने के निर्देश दिए हैं। इस पर अधिवक्ताओं ने 2 दिन की मोहलत मांगते हुए सोमवार तक अपने स्तर पर चैम्बर हटाने का आश्वासन दिया है। एसडीएम तुषार सैनी ने कहा कि तहसील स्तर में बने अनाधिकृत चैम्बर हटाने का उद्देश्य नए अधिवक्ताओं के लिए जगह उपलब्ध कराना है। एक प्रकरण संज्ञान में आया था कि कुछ लोगों द्वारा बिना अनुमति के चैम्बर बना लिए गए अवकाश के दौरान और उसको एक चैम्बर को पक्का भी कर लिया गया। उसी के दृष्टिगत ये जो है पूरा जो कैंपस है उसका सर्वे कराया गया है और इसमें अधिवक्ता गण और उनके रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद रहे। देखिए, कनिष्ठ अधिवक्ताओं का चैम्बर संबंधी निर्माण के संबंध में प्रकरण सामने आया हुआ है, जिसमें हमारे कुछ अधिवक्ताओं ने वहाँ चैम्बर का निर्माण किया हुआ है। एटीएम साहब द्वारा ये कहा गया है कि ये जो निर्माण जो किया है हमारी बिना अनुमति किया गया है। हमने एटीएम साहब से कहा कि ये अधिवक्ताओं के
अधिवक्ता यहाँ पर जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनके चैम्बर्स की कमी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत हरिद्वार में 2 दिसंबर से ऋषिकुल मैदान में सहकारिता मेले का आयोजन किया जाएगा। ये मेला सहकारिता से आध्यात्मिक समृद्धि थीम पर आधारित होगा, जिसमें विभिन्न सहकारी संस्थानों और महिला स्वयं सहायता समूह के स्टोर्स लगाए जाएंगे। मेले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। जानकारी के मुताबिक पुष्कर सिंह धामी मेले के उद्घाटन में शामिल हो सकते हैं। पूरे राज्य में सहकारिता मेले लगाए जा रहे हैं। अभी इसका जो थीम है हमारा हरिद्वार के लिए वो है सहकारिता से आध्यात्मिक समृद्धि। तो ये मेला हमारा 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक 7 दिवसीय रहने वाला है, जो सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक मेला चलेगा। इस मेले में मुख्यतः हमारे स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें हमारे सहकारी संस्थाओं, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सबको एक मंच प्राप्त होने वाला है अपनी आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए और साथ साथ उनका मार्केटिंग की रीच बढ़ाने के लिए। देहरादून के परेड ग्राउंड में एबीवीपी के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन का भव्य तौर पर शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने किया, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एबीवीपी के युवा ऊर्जावान हैं और देश में ऐसे ही संकल्पबद्ध युवाओं की जरूरत है। डॉक्टर सोमनाथ ने बताया कि आज भारत के युवा अंतरिक्ष विज्ञान और स्पेस टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और देश को विश्व गुरु बनाने का सपना रखते हैं। 28 से 30 नवंबर तक चल रहे इस अधिवेशन में देश भर से 1500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, जहां समाज, शिक्षा, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यह आयोजन युवा शक्ति को नई दिशा देने वाला एक बड़ा मंच बन गया है। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां कुशीनगर के पडरौना कोतवाली क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां दहेज की मांग पूरी ना होने पर दूल्हा पक्ष बारात ही लेकर नहीं पहुंचा। लड़की पक्ष की ओर से यहां पर 1500 लोगों का खाना तैयार करवाया गया था। मेहमान मौजूद थे, डीजे बज रहा था, लेकिन 8 बजे एक अचानक सूचना आई कि बारात ही नहीं आएगी। हताश परिजनों ने इसको लेकर पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद दूल्हे के गांव पहुंचे तो घर पर ताला लगा हुआ मिला। परिजनों का आरोप है कि पहले दहेज में 5 लाख रुपए, बाइक समेत अन्य सामान देना तय हुआ था, जिसके बाद डिमांड और बढ़ गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अब तो पूजा के लोग कहता कि 12 बजे माटी कोड़ाई ला, 12 बजे ले लड़का रहल। ओकर बाद हमनी के 6 बजे पता चलल काम के कि बारात नहीं आई, लड़का भाग गई बेटे। तब से आदमी गुमसुम सारा लोग जान गई। ओकर बाद सारा लोग वजह पहुँचल थाने पर। ये जो शादी का जो मैटर है, मैं यहाँ पर गुण का काम करता हूँ, यानी कि पानी भरने का काम करता हूँ। बहुत मतलब भव्य तरीका से पूरा सब मतलब काम किया जा रहा था, इतना पैसा लगा, लेकिन हमको ये नहीं पता चला कि वो लड़का कहाँ गया, क्या है, कैसे नहीं हो। खबर जालौन से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी और गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त शीलू चौहान और पिंटू चौहान को गिरफ्तार किया है। आटा और कंदरोरा थाना क्षेत्र के पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को यहां पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। ये कार्रवाई जिले में कानून व्यवस्था सख्त करने के निर्देश में यहां पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त शीलू चौहान और पिंटू चौहान को यहां पर गिरफ्तार किया है। आटा और कदोरा क्षेत्र के पुलिस ने यहां पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां आपको बता दें कि एतिहाद
नगर क्षेत्र में कार और पिकअप की आमने सामने की भिड़ंत हो गई है, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आवाज सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को यहां पर निकाला है और अस्पताल पहुंचाया। साथ ही आपको बता दें कि टक्कर के बाद एक्सप्रेस वे पर लंबा जाम भी लग गया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल से ये बड़ी खबर है, जहां हादसे के अंदर 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। आपको बता दें कि जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हादसा इतना जोरदार था कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आवाज सुन आसपास के लोग मौके पर दौड़े और घायलों को यहां पर बाहर निकाला है, अस्पताल पहुंचाया गया है इन तमाम घायलों को। साथ ही टक्कर के बाद एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम भी लगा। आदमपुर का रहने वाला एक परिवार जो बिसारू में दावत के लिए आया हुआ था, वो गंगा एक्सप्रेसवे से थाना हयात नगर रसूलपुर धतरा ग्राम के पास से गुजर रहे थे। तो एक पिकअप और अल्टो दोनों की आपस में भिड़ंत हुई। उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 3 बच्चे हैं। बाकी 4 घायल हैं और आरंभिक रूप से उनको जिला चिकित्सालय संभल लाया गया था। इसमें अथॉरिटी के गंगा एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की गई। उनका ये कहना है कि अभी ये मार्ग आम जन के आवागमन के लिए नहीं खुला है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती करके उनसे झगड़ा करके इस मार्ग का एक्सेस कर लेते हैं, इस पर चलने लगते हैं। और अभी इसका एक अध्ययन किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ ऐसे अप्रोच है, कहाँ कहाँ ऐसे एक्सेस हैं जिसकी वजह जहाँ से लोग चढ़ रहे हैं अनाधिकृत तरीके से, उसको रोकने की